ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, दैट इज़ कैश रिज़र्व रेशियो। अभी तक हमने देखा था कि कुछ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज उनमें से ही कुछ रिफॉर्म मेजर्स जिसको बैंक्स ने किया था वो ये है कि दैट इज़ कैश रिज़र्व रेशियो। ओके, जैसे कि हम सभी को पता है और हमने पहले भी डिस्कस किया था इस पॉइंट के बारे में, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो इज़ नथिंग बट दिस इज़ द अमाउंट ऑफ रिजर्व विच द बैंक इज़ कीपिंग विद देमसेल्फ। मतलब ये एक ऐसा एक रिज़र्व है जो कि हर बैंक को मैंडेटरीली उनको मेंटेन करना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि जैसे कि मैं आपको हमेशा से ही कहते रहता हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे दिए हुए बेल बटन को क्लिक करके ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुँचे और आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। सो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो एक तरीके का रिजर्व है जो कि हर एक कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रूल्स उन्होंने बनाया है कि हर एक कमर्शियल बैंक्स को जो है अपना एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा एंड बाकी का जो अमाउंट रहेगा उसको वो जो है लिक्विड में या मान लो कि पब्लिक को लोन देने में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट अ कैश रिजर्व रेशियो। तो जब बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए, अब बैंकिंग रिफॉर्म्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुआ वो ये था, दैट इज़ द कैश रिजर्व रेशियो। ओके, तो ये बेसिकली इसलिए बनाई गई थी ताकि जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने आप को जो भी उनके इंसॉल्वेंसी पोजीशन है या उनके जो बैड डेब्ट्स हैं उनसे वो बच सकें। इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कैश रिजर्व रेशियो का एक सिस्टम बनाया। Now what was this objective of cash reserve ratio? There were different objectives. सबसे पहला objective हम देखेंगे तो कि the cash reserve ratio it serves as one of the reference rates when determining the base rate. तो बेस रेट मतलब क्या है? बेस रेट इज द मिनिमम लेंडिंग रेट बिलो विच अ बैंक इज नॉट अलाउड टू लेंड फंड्स। यानी बेसिक अमाउंट इनको इतना रखना ही पड़ेगा, इसके ऊपर जो भी अमाउंट रहेंगे वो दे सकते हैं। तो ये बेस रेट कौन डिटरमाइन करता है? ये ओनली एंड ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू से डिटरमाइन होता है। नेक्स्ट इज द रेट इज फिक्स्ड एंड एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी विथ रिस्पेक्ट टू बोरोइंग्स एंड लेंडिंग इन द क्रेडिट मार्केट। तो यहाँ पे जो है जो रेट है वो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे वो बोरोइंग का हो या लेंडिंग का हो इन द क्रेडिट मार्केट। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि बेस रेट जो है ये अपना जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग को जो है बहुत बार कट डाउन करने में इनके लिए एक हेल्प हो जाती है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग देर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। एक तो ये है कि कैश रिजर्व रेशियो इट इंश्योर्स दैट अ पार्ट ऑफ द बैंक्स डिपॉजिट इज विद द सेंट्रल बैंक एंड हेंस इट इज सिक्योर। एग्जैक्टली। तो ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ये हर एक बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। जब ये रिजर्व वो मेंटेन करेंगे तो एक तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ये कमर्शियल बैंक्स कहीं ना कहीं उन्हें अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि कुछ हिस्सा जो है एटलीस्ट हमारा जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो जब भी चाहे हमें जब मर्जी हो हम उनसे, या अगर मान लो कभी फंड्स की शॉर्टेज हो गई तो उस चीज़ को हम रिकवर कर सकते हैं थ्रू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ CRR इज़ व्हाट कि CRR बहुत इंपॉर्टेंट रखता है जब कभी भी अगर तरीके का मान लो कि किसी तरीके का इन्फ्लेशन अगर आता है। सो वी ऑल नो इन्फ्लेशन इज़ व्हाट? इन्फ्लेशन इज़ राइज इन प्राइसेस। तो इस तरीके का जब माहौल हो जाता है, इस तरीके का जब कंडीशन आ जाता है तो कैश रिजर्व रेशियो बहुत ही हेल्प करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन रेट। सो दीज आर एक तो तरीका ये हो गया कैश रिजर्व रेशियो का।
नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, इसको हम एसएलआर के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली एसएलआर होता क्या है, ये एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट हर एक कमर्शियल को मेंटेन करना, कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ अ गोल्ड, कैश एंड अदर सिक्योरिटीज़। तो ये जो काइंड ऑफ डिपॉजिट है, ये हर एक बैंक्स को अपने तरफ खुद से अपने निजी व्यक्ति से उनको ये रेशियो रखना पड़ता है। जैसे सीआरआर में तो फिर भी आरबीआई के पास एक रिज़र्व रखना पड़ता है, मगर यहाँ पे उन्हें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास किसी तरीके का रिज़र्व नहीं रखना पड़ता है। दे नीड टू मेंटेन बाय देयर ओन देमसेल्फ। तो इसके तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये जो है, ये भी एक तरीके का बैंकिंग रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, स्पेशली आफ्टर द ईयर 1991 जब इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुए थे उसके बाद से। तो ये काम कैसे करता है, तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि हर एक बैंक को जो है एक नेट डिमांड एज वेल एज एक टाइम लाइबिलिटीज़ उनको, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ अ कैश, गोल्ड और अदर लिक्विड एसेट्स के तौर पे उनको रखना पड़ता है। तो ये जो लिक्विड एसेट्स है, ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका एक प्रपोर्शन रहता है, इनका एक प्रपोर्शन रहता है। प्रपोर्शन क्या है कि दैट इज लिक्विड एसेट्स टू द डिमांड इन द टाइम लाइबिलिटीज। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार अगर वो चाहें तो उसको कभी कभार वो 40% तक भी वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का आप दे सकते हैं कि ये भी एक बैंकिंग रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ओके, अलॉन्ग विथ कैश रिजर्व रेशियो। तो ये जो चीज़ें ये पहले इतने लार्ज अमाउंट पे नहीं होता था, बट जैसे बैंकिंग रिफॉर्म्स आए तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि जो लिक्विडिटी पोजीशंस की जो एक सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती थी हर एक बैंक को, वो धीरे धीरे वो इरेडिकेट हो गया या वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका। ओके, अब इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे अगर मान लो कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अगर ज़्यादा अगर इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितना ज़्यादा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा पैसे जो है वो इकोनॉमी में घूमेंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा जो है इकोनॉमी में घूमेंगे। तो इससे होगा ये कि आरबीआई जो है, आरबीआई को भी एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस रहेंगे। सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज़ ensuring that the solvency of the banks and the cash flow is there in the economy. Okay, तो जैसे कि मैंने आपको बताया about the statutory liquidity ratio, the next point which we have is prudential norms. ठीक है, तो prudential norms भी एक तरीके का बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स बनाए गए। तो ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि पहले होता ये था कि एक बैंक्स को जो है काफ़ी सारे रिस्क का सामना करना पड़ता था। तो ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स के थ्रू से एक प्रयास किया गया, या बोल सकते हो एक इनिशिएटिव लिया गया, यानी कि कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज बनाए गए जिससे कि जो बैंक्स जो है अपना रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली बैंक्स के रिस्क मिनिमाइज़ हो जाएंगे बट इवन इंडिविजुअल्स लेवल पे भी अगर देखने जाएं तो इनके काफ़ी सारे रिस्क, यानी जो बोरोवर्स है एज वेल एज बैंक्स, ये दोनों के बीच में जो भी रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है एंड सेफ्टीनेस इंश्योर किया जा सकता है। अलॉन्ग विथ दोनों को ही फ़ायदा के लिए ये जो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस जो है इसको बनाए गए हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये था कि प्रूडेंशियल रेगुलेशंस से कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन किया जा सकता था, एज वेल एज जो मिनिमम कैपिटल जिसकी रिक्वायरमेंट है वो कंपनी पूरा कर सकती थी, आई मीन टू से बैंक्स पूरा कर सकते थे। सो दैट्स द रीज़न वाई this kind of a prudential norms were being introduced, right? Then we have that is a capital adequacy norms. तो capital adequacy norms क्या था? So capital adequacy ratio basically it's a measurement of a bank's available capital
expressed as a percentage of bank's risk weighted credit exposure. ओके अब यहाँ पे जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ये किस लिए किया गया था? द रीज़न इज़, जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इट वाज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर एंड प्रमोट द स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड. तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिपॉजिटर जो है उनको प्रोटेक्ट करना एज वेल एज स्टेबिलिटी को प्रमोट करना एंड जो भी फाइनेंशियल सिस्टम्स पूरे दुनिया में भी जो चल रहे हैं, ठीक है ना, उसको और भी मजबूत करना. सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन बाय कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स वर बीइंग इंट्रोड्यूस. सो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है. एक तो टायर 1 कैपिटल. तो टायर 1 कैपिटल का मतलब है कि विच कैन एब्जॉर्ब लॉसेस विदाउट अ बैंक बीइंग रिक्वायर्ड टू सीज ट्रेडिंग, ठीक है ना. तो एक तो ये था. एंड दूसरा टायर कैपिटल था कि विच कैन एब्जॉर्ब लॉसेस इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. तो एक तो ये था कि जब बिजनेस, अगर मान लो कि लेट्स से दैट इज़ एक बैंक है, ओके, अगर उन्हें किसी भी लेट्स से दैट इज़ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है ना, उसको अगर मान लो कि अनलॉफुल अगर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रहे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टायर 1 कैपिटल बनाया गया. दूसरा ये था कि टू एब्जॉर्ब द लॉसेस, यानी जो भी बैंकिंग के दौरान ओके जो भी लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है ना, उन लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है डिपॉजिटर्स का, आई मीन टू से जो बैंक्स एंड डिपॉजिटर दोनों को सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ये दो तरीके का कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो है इसको सेटअप किया गया. तो ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है, दैट इज इक्वल टू टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल divided by your risk weighted asset. So these were some of the ways by which the capital adequacy norms could be it can be maintained up, ठीक है. तो जैसे कि आपने ये एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको बताया. सो टायर 1 कैपिटल इज़ व्हाट? टायर 1 कैपिटल का मतलब ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इंटेंजिबल एसेट्स है या ऑडिटर रेवेन्यू रिजर्व्स है, ठीक है ना. तो ये इसका मेन फंक्शनिंग था, दैट इज़ अ टायर 1 कैपिटल. दूसरा हम आ जाते हैं, दैट इज़ अ टायर 2 कैपिटल. सो टायर 2 कैपिटल में क्या होते हैं? इट विल बी बेसिकली इंक्लूडिंग ऑफ द रिटेन अर्निंग्स, जो अनऑडिटेड रिजर्व्स हैं या जनरल लॉस रिजर्व्स हैं, ये सब जो है ना टायर 2 कैपिटल के अंदर आ जाते हैं. तो ये कुछ थे अबाउट द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स. अच्छा, एक चीज़ अभी जैसे हमने फॉर्मूला में एक चीज़ देखा कि रिस्क वेटेड एसेट्स. तो व्हाट इज़ द रिस्क वेटेड एसेट्स? सो रिस्क वेटेड एसेट्स आर बेसिकली, ये इसको हम कह सकते हैं इट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट मस्ट बी हेल्ड बाय द बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन. यानी ये मिनिमम कैपिटल है जो किसी भी बैंक्स को पास होना चाहिए, ओके, या किसी भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिससे कि जो भी इंसॉल्वेंसी का जो डेंजर चीज़ें हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है. तो ये कुछ टॉपिक्स थे अबाउट द बेसिक रिफॉर्म मूवमेंट. ओके, मेरे अगले वीडियो में हम देखेंगे दैट इज़ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो किसे कहते हैं, ओके, एंड उसके क्या यानी किसको बोलते सकते हैं, सीडी रेशियो किसे कहते हैं, एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा ग्लिम्स देखेंगे. सो अगर आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड नीचे दिए हुए बेल नोटिफिकेशन बटन पे ऑल करके क्लिक कर दीजिए ताकि आपको जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक सीधे आपके सब्सक्राइबर लिस्ट में पहुंच सके. सो थैंक यू एवरीबॉडी.